वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब कंटिन्यू लेक्चर आ रहे हैं, लगातार लेक्चर आ रहे हैं। अब पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए। आखिरी चैप्टर है हमारा क्लास 12th का, है ना। अब इसको पढ़ लो। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर वाले नोट से इस बार तो सिलेबस चेंज हो गया। तो बच्चे सिलेबस चेंज हुआ, आपका केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए, है ना। जो पिछला चैप्टर था वो एज इट इज है, वो आपको पढ़ना ही है। और कभी थोड़ा 19-20 ज़्यादा पढ़ लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री है ना लिंक्ड होती है, एक चैप्टर का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, तो वो काम ही आता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर्ट करेगी अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है। अब ऐसे नहीं है कि लास्ट ईयर अगर मैंने हेलो एल्केन पढ़ा तो इस बार चेंज हो गया, या लास्ट ईयर अगर आपने विलियन पढ़ा तो इस बार चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ सेम है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि अपन बार बार उसको कंटिन्यू करें। अभी आपका ये खत्म होगा, इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी करा दूंगी और वन शॉट ले आऊंगी, है ना। तो उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आज क्या पढ़ना है हमको। तो पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम जानेंगे संक्रमण तत्वों के और गुण। और गुण मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लाइक, तो हम कहेंगे देखो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक होते। क्यों भाई, उत्प्रेरक की तरह क्यों व्यवहार करते हैं। जनरली आपको उत्प्रेरक लेना हो तो आप क्या लेते हो, निकल लेते हो, प्लैटिनम लेते हो, पैलेडियम लेते हो, क्रोमियम ऑक्साइड लेते हो, जिंक ऑक्साइड लेते हो, KMnO4 लेते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हो, या मरकरी अमलगम बना लेते हो, सोडियम अमलगम। तो Hg तो इसी ब्लॉक का है। मोलिब्डेनम ले लो, टंगस्टन ले लो, तो सारे मोस्टली सारे जो है वो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक तो होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं कोई काम में लेते हैं, एक चीज़ तो ही होगी। फिर संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। फिर इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मजबूत होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं, है ना, कलर्ड होते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्यों मिश्र धातु बनाते हैं, क्यों अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों धात्विक प्रकृति रखते हैं, क्यों इनका बंध सामर्थ्य ज़्यादा है, बहुत सारी बातें। तो उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें फटाफट। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब देखो, पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे पास बनेगा, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों संकुल यौगिक बनाने की वजह क्या है भाई, क्यों संकुल यौगिक बनाते हैं। तो देखो, संकुल यौगिक बनाने के कारण इस प्रकार है। संक्रमण तत्वों द्वारा आप क्या चाह रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक बना रहे। क्यों बना रहे, तो संकुल यौगिक बनाने का कारण, संकुल यौगिक बनाने का कारण इस प्रकार है ना। और एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। कैसे भाई, क्या कारण है, क्यों बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स। तो देखो, संकुल कौन बनाता है, तो हम कहेंगे संकुल में क्या था, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु, चारों तरफ लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ा है ना, इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर उपसर्ग संयोजक यौगिक। किसी संकुल यौगिक में बीचों बीच में होता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, चारों ओर क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना, किसको, बीच वाले मेटल को। तो अगर कोई चीज़ डोनेट करेगा तो उसको रखने की जगह तो होनी चाहिए, है ना। मान लो हम अपने को घर में किसी ने कोई बड़ा सा फ्रिज डोनेट कर दिया, तो अपने घर में किचन में जगह तो होगी, इतना बड़ा फ्रिज को हम रखें, है ना। या बहुत बड़ा बेड डोनेट कर दिया कि रख लो आप, तो कैसे रखेंगे, इतना बड़ा फर्नीचर, इतना सारा सामान कैसे रखेंगे, जगह होनी चाहिए। सिमिलरली संक्रमण तत्व में डी ब्लॉक तो है, खूब जगह पड़ी हमारे पास, तो खूब जगह है तो रख लो ना सामान। तो संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। तो जब लिगेंड इनके संपर्क में आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये उसके पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं, उपसर्ग संयोजक बंध बनाते हैं। कहाँ ग्रहण करेंगे, तो हम कहेंगे जगह, खूब जगह है ना, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, खूब जगह कहीं पे भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एक वजह तो रिक्त डी कक्षक है। और क्या वजह हो सकती, तो हम कहेंगे देखो संक्रमण तत्व छोटे हैं, एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट तो वैसे आकार करता है परमाणु का, तो इनका छोटा आकार और उच्च आवेश घनत्व, मतलब प्लस का चार्ज कितना ज्यादा हो सकता है, तो हम कहेंगे 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ा था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो हम कहेंगे आवेश तो बहुत ज्यादा होता है, तो छोटा आकार हो गया, आवेश घनत्व तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, लिगेंड के प्रति आकर्षण ज्यादा है, रिक्त डी कक्षक भी है, और साथ साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो मान लीजिए Fe है, तो Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कार्बोनिल बना रहा था, है ना। Fe+2 है तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, +3 है तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था उतने ज्यादा संकुल यौगिक। तो हम कहेंगे ये भी वजह है भाई, है ना। तो इस वजह से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या कारण है, तो तुम कहोगे छोटा आकार, है ना, स्मॉल एटॉमिक साइज, छोटा परमाणुीय आकार और उच्च आवेश घनत्व, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है।
तो छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, एक तो वही ये चीज है। दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, है ना, इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है, तो रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी वजह है बच्चों जिस वजह से ये क्या करते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आगे बात समझ में, छोटा आकार है और प्लस चार्ज ज़्यादा है तो लिगेंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ी हो तो यही तो कह रही थी कि धातु प्लस लिगेंड माइनस आकर्षण प्रबल। तो वो तो तब होगा ना जब मेटल छोटा होगा, मेटल खुद ही बड़ा होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं संभलेगा, तो उसके काय को बुलाएगा, है ना। तो हम कहेंगे बात तो ठीक है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन को दान आया तो डी खाली है, ये भी ठीक है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो बढ़ जाते हैं, संकुल यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो संक्रमण तत्व जो है वो मिश्र धातु बनाते हैं। अब मिश्र धातु जैसे देखो पीतल है ना, पीतल है, कांसा है और गन मेटल है। तीन उदाहरण ले लेते हैं ठीक है, पीतल है, कांसा है और गन मेटल। अब देखो पीतल को हम बोलते हैं क्या, ब्रास, ठीक है, कांसा को बोलते हैं ब्रॉन्ज और गन मेटल तो गन मेटल ही होता है। और कांसा, तो का मतलब कॉपर, सा मतलब एसिड, टिन, कांसा कॉपर टिन। पीतल क्या होगा, तो कॉपर जिंक, कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं, पीतल। कांसे में कॉपर और टिन होता है, ब्रॉन्ज मेटल मिलता है ना, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, थर्ड क्या होता है, ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है। और गन मेटल जो है वो इन तीनों का मिक्सचर, तो कॉपर, जिंक और टिन, इन तीनों को मिला लो तो गन मेटल, ठीक है। अब ये तो आगे भी मिश्र धातु है, संक्रमण तत्व है मेनली, है ना, टिन को छोड़ दूं तो फिर सारे ही संक्रमण तत्व है। क्यों भाई मिश्र धातु क्यों बना रहे, तो मिश्र, मिक्स करना, मिश्र धातु मतलब मिक्स करना, है ना। मिश्र धातु में इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय, वायर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स अलॉय। अलॉय क्यों बनाते हैं, मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, तो हम कहेंगे देखो हुआ क्या कि संक्रमण तत्वों का आकार लगभग एक समान होता है। अगर आपने पढ़ा हो कि भी संक्रमण तत्व पहली आवर्त सारणी, पहली क्या बोलते थे 3D, प्रथम संक्रमण श्रेणी में हम जाते हैं तो हमने पढ़ा था पहले आकार घटता है, फिर आकार कांस्टेंट रहता है, फिर आकार बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद तीसरी डिजिट पे सारी बातें चल रही है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट, दो डिजिट पे सब कुछ सेम चल रहा है, तो आकार में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है ना, लगभग समान ही आकार, ठीक है। तो अब आकार एकदम समान है, पैकिंग जनरली एक जैसी होती है। तो अगर मैं एक धात्विक क्रिस्टल को गलित अवस्था में लिया, मतलब मैंने कॉपर पिघला दिया, ठीक है, और जिंक को भी मैंने पिघला दिया और मैंने मिक्स कर दिया, तो दोनों के में क्या होगा कि भाई जिंक वाले क्रिस्टल में कुछ परमाणु कॉपर से प्रतिस्थापित हो जाएंगे और कॉपर वाले क्रिस्टल में कुछ कॉपर एटम जिंक से रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली एक मिक्सचर बन जाएगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा, कॉपर का, जिंक का, और नया ही मेटल बन गया, है ना। और क्यों मिक्स करते हैं, बिना फायदे हम केमिस्ट्री में कोई काम नहीं करते, सीधी बात है ना। तो हम कहेंगे पीतल, हो सकता है प्योर तांबे से सस्ता पड़ता हो, एकदम तांबा तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है ना कॉपर, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है सस्ता पड़ता होगा। फिर कॉपर पे तुम्हें पता है ग्रीन लेयर डिपोजिशन, संक्षारण, कोरोजन, कॉपर की सतह पे ग्रीन लेयर डिपोजिशन हो जाता है, लेकिन पीतल पे तो जंग लगता ही नहीं, है ना। पीतल को तो क्लीन करो आप, एक प्रॉपर नींबू से क्लीन कर दो, साफ हो जाता है। तो हम कहेंगे हाँ जंग लगने का भी कोई टेंशन नहीं है, मजबूती भी बहुत रहती है ना, और अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई हाँ मिश्र धातु ज़्यादा मजबूत होते हैं, ज़्यादा उनकी चमक भी रहती है, जंग भी नहीं लगता है और फायदा होगा, तभी तो हम सारे काम कर रहे हैं। तो हुआ क्या, रीजन क्या था, वापस अपनी बात पे आते हैं। तो संक्रमण तत्वों के आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए गलित अवस्था में ये एक धात्विक क्रिस्टल में से दूसरे धात्विक क्रिस्टल के परमाणुओं को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं, और उस कंप्लीट मिक्सचर को हम अलॉय बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास है ही से, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो संक्रमण धातुओं का आकार है ना, ट्रांजिशन मेटल का साइज लगभग एक जैसा है और ये गलित अवस्था में एक दूसरे एटम्स को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं और धात्विक मिश्रण बनाते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं।
बात समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या था, संकुल यौगिक क्यों बनाते? कारण था छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेकेंट डी ऑर्बिटल की उपस्थिति। मिश्र धातु क्यों बनाते? तो हम कहेंगे आकार लगभग एक समान है, एक जना दूसरे को रिप्लेस कर देता है और पता ही नहीं चलता, है ना। मतलब अगर मान लो नर्सरी क्लास के बच्चे और केजी क्लास के बच्चे भी ना इतनी हाइट हेल्थ के होते हैं, सेम दुबले पतले बच्चे, सारे छोटे छोटे बच्चे और एक ही हाइट पर्सनैलिटी के, तो क्या होगा, मिक्स कर लो, पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा सेम क्लास है, फिर आपको नहीं ये तो नर्सरी केजी, अरे तो एक जैसे तो है, पता कहाँ चल रहा है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों का धात्विक सामर्थ्य एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में उच्च होता है। मतलब डी आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है, एस नहीं लग रहा, तो बच्चे सीधी बात है, एस ब्लॉक में था ही क्या, S1 S2, ज्यादा से ज्यादा कितने धात्विक बंध बना लोगे तुम, कहेंगे एक या दो। लेकिन डी ब्लॉक में तो एस कक्षक तो भाग लेंगे और डी भी भाग लेंगे, है ना। तो आप लिखो उसमें कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्वों में एनएस कक्षक के साथ साथ, एस वाले तो है ही हमारे पास, है ना, एनएस कक्षक के साथ साथ n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स भी, ns तो है मान लिया, चलो उसको तो काम में ले रहे हैं, है ना, उसके साथ साथ n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स भी बंध निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है भाई, ये भी क्या करते हैं, बंध निर्माण में भाग लेते हैं। ओके, बंध निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो धात्विक बंधों की संख्या बढ़ जाएगी, आपने पार्टिसिपेंट बढ़ा दिए तो बंधों की संख्या बढ़ गई, मैंने कहा था ना साइड वालों से इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया तो बढ़ जाएगी, है ना, जिससे धात्विक बंधों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, धात्विक बंधों की संख्या बढ़ जाती है तथा अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण, इंटरेक्शन अगर बढ़ गया ना, अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन बढ़ने के कारण धात्विक सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, धात्विक सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इतनी बात क्लियर है क्या कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का बॉन्ड स्ट्रेंथ एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। आंसर दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, यहां तक आगे बढ़े। अब देखो क्या कारण है कि संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अंतराकाशी यौगिक? इंटरस्टिशियल कंपाउंड से क्या समझते हैं आप? अंतराकाशी यौगिक, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? तो देखो संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण धातु, तो हम कहेंगे हाँ संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण धातु ही, भी कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम है ना, और तांबा चांदी सोना हो गया, प्लैटिनम है, निकल है, पैलेडियम है, खूब है, टंगस्टन है, तो सबके सब क्या है, तो हम कहेंगे धातु है। अब धातु है मतलब धातु क्या होता है? निश्चित शेप, निश्चित ज्यामिति, अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बेस कॉपर को यहाँ बैठना है तो भाई यहीं बैठना है, पड़ोसी कॉपर को यहाँ बैठना है, हाँ भाई तुझे यहीं बैठना है, नियमित व्यवस्था होती है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो अगर मैं धातु परमाणु को ठोस गोला मान लूँ, है ना, अगर आपने ठोस अवस्था पढ़ा है, अब इस साल तो क्या कोर्स में चीज़ें हैं नहीं, और मैंने आपको शुरू में कहा था केमिस्ट्री लिंक्ड होती है ना, केमिस्ट्री में सारी चीज़ें जुड़ी भी होती है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, देखो यदि धातु परमाणु को मैं ठोस गोला मान लूं तो इनकी ये निश्चित व्यवस्था है, इसे मैं बोल रही हूं धात्विक क्रिस्टल। ठीक है, तो दिस इज मेटालिक क्रिस्टल, ये धात्विक क्रिस्टल है ना, और ये जो गोले दिख रहे हैं ये क्या है, तो ये धातु परमाणु है, मेटल एटम, धातु परमाणु है ना, और ये खाली जगह दिख रही है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये अंतराकाश है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाश। अब हो क्या रहा है, तो भाई इन अंतराकाश में छोटे परमाणु लाइक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
है ना। इन अंतराकाश में छोटे परमाणु कौन, तो मैं कहूँ बोरॉन हो सकता है भाई, है ना। बोरॉन के अलावा तो कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन। तो जब ये एटम्स की कॉन्टैक्ट में आएंगे ना तो ये एटम क्या करेंगे, तो साइज इतना है कि फंस गए, है ना। जैसे मान लो कोई गुफा होती है ना, तो ये ट्रैप हो गया, तो फंस गया, अभी बाहर नहीं आ सकता, है ना, अभी बाहर नहीं आ सकता, ये तो फिक्स है, ये तो यहीं रहेगा। ये है ना। तुमने वो अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी हो ना, तो 40 चोर मतलब ये सब, है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है और ये खाली जगह। अब जो भी इस खजाने से आकर्षित होकर आया तो आ जाओ भाई, हम तो चाहते हैं आ जाओ, है ना। जो भी इस खजाने से आकर्षित होकर आया वो यहीं का हो गया, वो बाहर तो निकल नहीं सकता, वो पैक तो हो गया, समा जाते हैं, है ना। और छोटा ही होगा, है ना, बेवकूफ़ इंसान ही होगा ना, वो जो ट्रैप हो जाएगा इतने सारे पैसे को देख के, बाकी तो समझ में आता ही। तो ये छोटे छोटे परमाणु बेचारे बिल्कुल छोटे छोटे जो इसमें फिट हो जाते हैं, आए थे कि हाँ ठीक है घूम के आते हैं, फंस गए, है ना। तो मिक्सचर को तो हम अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। मिश्र धातु क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने थोड़ा बनाया, हम एक को दूसरे से रिप्लेस थोड़ा कर रहे हैं, मिश्र होके मिक्स का है, ये तो ट्रैप हो गए, तो पकड़े गए, जेल में कैदी की तरह है ना। तो इस तरह के यौगिकों को क्या कहते हैं, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अंतराकाशी यौगिक। बात समझ में आई, है ना भाई। देखो वापस सुनो, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना। हाँ क्या कह रही थी, क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल है, धात्विक क्रिस्टल में परमाणु अपनी भी जगह पे सेट है, ठीक है। बीच बीच में क्या है, खाली जगह, खाली जगह को क्या बोलेंगे, अंतराकाश। छोटे परमाणु कौन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये यहाँ फिट हो जाते हैं, समा जाते हैं। तो बीच बीच में जो अंतराकाश है वहाँ छोटे परमाणु समा जाने से क्या हो गया, तो हम कहेंगे ये फिट हो गए, फिक्स हो गए, फिट हो गए, है ना। और इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहेंगे अंतराकाशी यौगिक। अब हमारे क्या फायदा हुआ, पहला काम सोचेंगे हमारा फायदा क्या हुआ, तो हम कहेंगे देखो पहले पैकिंग ढीली थी, ये दोनों के बीच में यहाँ ऊपर नीचे खाली जगह थी तो खुल जाते थे, अब पैकिंग मजबूत होगी, है ना। तो अंतराकाशी यौगिक बनने से इनका संकुलन, इनकी पैकिंग मजबूत हो गई, तो हाँ बैठे बैठे मजबूती मिल गई, और क्या चाहिए, है ना। धातु है तो मजबूत होगा तभी तो बिकेगा, तो हम कहेंगे मजबूत हो गए, और क्या चाहिए, बैठे बैठे कोई काम ही नहीं, हमने कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाए, स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो इनका धात्विक बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है। अब ये पिघलेंगे भी नहीं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, चालकता पे कोई असर नहीं आएगा, चालकता पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। अब लिखो जैसे एग्जाम में, देखो फटाफट सुनो, है ना। संक्रमण तत्वों में प्रबल निबिड संकुलन का मतलब है क्लोज पैकिंग, प्रबल को स्ट्रॉन्ग लिख दो, निबिड संकुलन, निबिड यानी क्लोज और संकुलन यानी पैकिंग। तो पैकिंग मतलब धातु है ना, तो परमाणु अपनी जगह व्यवस्थित रहते हैं और व्यवस्थित होने को पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। परंतु साथ ही इनके धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के मध्य रिक्त स्थान होता है जिसे इंटरस्टिशियस अंतराकाश कहते हैं। क्यों, तो हम धातु परमाणु को ठोस गोला ही मानते हैं, फिक्स है। तो जो परमाणु है वो गोले हैं, तो गोलों को तुम कितने भी व्यवस्थित करो तो गोले के बीच में क्या पूरा जगह थोड़ा ना भर दोगे, खाली स्थान तो रहेगा ना, वो वेकेंट स्पेस जो है दैट इज इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाश बोलते हैं, ठीक है। अब इस अंतराकाश में छोटे परमाणु कौन है, तो बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनके कांटेक्ट में आते हैं ये, है ना। तो छोटे परमाणु अंतराकाश में समा जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब देखो नीट का क्वेश्चन यूं का यूं एनसीईआरटी कॉपी मार के बना था, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने इस बार नहीं डाला है ना, लेकिन बता देती हूँ थियोरी किस बेस पे था, ठीक है। अब देखो अंतराकाशी यौगिक अधिक कठोर होंगे, हम कहेंगे हाँ अधिक मजबूत होंगे, बिल्कुल होंगे, गलनांक उच्च होगा, क्वथनांक उच्च होगा। एग्जाम्पल तो देखो टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम में कार्बन के साथ बंध नहीं बनाया है, पहली बात, टाइटेनियम ने कार्बन के साथ बंध नहीं बनाया है, कार्बन फिट हो गया, फिक्स हो गया, है ना, उसकी जो खाली जगह थी वहां पे जगह समा गया, तो ठीक है मिक्सचर है ना। तो टाइटेनियम कार्बाइड Fe3H, है ना। अब ये कोई सेट थोड़ा ना हो रहा है, Fe तो +2 होता है, Fe तो +3 होता है, और हाइड्रोजन भी बेचारा +C होता है, अब ऐसे कैसे हुआ, तो हम कहेंगे 3 Fe जो हमने रेशियो निकाला, 3 आयरन एटम में 1 हाइड्रोजन फंस जाता है, तो ठीक है। Fe3H नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं जो हम ऐसे प्लस माइनस से नहीं बनाते हैं, है ना, ये किसी भी रेशियो में अपने आप क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बता रही थी मैं तुम्हें नीट का, वो इन पॉइंट्स पे था, ठीक है। तो देखो अंतराकाशी यौगिक तो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया ना, बहुत ज़्यादा पैक हो गया, वो एटम खुलेगा ही नहीं,
तो याद है मैंने एक पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, परमाणुीकरण या कणन की एंथैल्पी। तो मैंने कहा था ये धातु परमाणु है, इनके बीच में क्या है, ये धातु परमाणु है और मुझे इस धातु परमाणु को क्रिस्टल से निकाल के और बाहर लाना है। तो तुम कहोगे तो आपने मेटल की मजबूत प्लेट दे दी है, इस एक एक एटम को बाहर निकालना है। तो मैंने कहा एक एक कण को बाहर निकालना है तो हीट दे दो। तो वो कणन की एंथैल्पी थी, तो वहाँ मेरी हीट खर्च हो ही रही थी। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं हमारी पैकिंग तो और मजबूत है, तो और मजबूत पैकिंग कैसे कर ली, क्योंकि तो बैठे बैठे कर ली। कुछ लोग आए घूमने, हमने उनको फिक्स करवा दिया, तो बैठे बैठे काम हो गया। तो पैकिंग और मजबूत होगी तो हमारी एनर्जी तो और खर्च हो जाएगी, है ना। तो वो क्यों ही रिएक्शन होगी जहाँ खर्चा ही खर्चा हुआ, काम नहीं होता। तो ये केमिकली इनर्ट होते, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। क्वेश्चन था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और इनमें से 3 स्टेटमेंट चुरा के उसे लिख दिए थे, यूं के यूएनसीईआरटी के। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखने, तुम्हें सारे स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे चलो रासायनिक रूप से अक्रिय मान लेते, गलनांक कंपैरेटिवली ज़्यादा होते, है ना भाई। सिंपल अगर मैं कहूँ आयरन था और बीच में हाइड्रोजन ट्रैप हो गया, फंस गया, तो जब हाइड्रोजन फंस गया ना तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। अदरवाइज पहले मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आयरन का 1500-1700 के आसपास होता है ना। लेकिन अगर हाइड्रोजन फंस गया तो उसका गलनांक और बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इन यौगिकों की धात्विक चालकता पे कोई फर्क नहीं आएगा, करंट अभी भी पास करेंगे। लेकिन ये इतने हार्ड है, कभी कभी तो इतने हार्ड हो जाते हैं, जैसे कुछ बोरॉइड्स है ना। बोरॉइड्स की क्या बोलते हैं, कठोरता डायमंड की कठोरता के समान मानी जाती है, समान होती है ना। डायमंड इज द हार्डेस्ट मटीरियल फाउंड ऑन द अर्थ। धरती में सबसे ज्यादा कठोर चीज क्या है, तो हम कहेंगे डायमंड है, हीरा है। लेकिन बोरॉइड मतलब बोरॉन फंस गया, ठीक है, तो हम कहेंगे उसकी कठोरता इतनी ज्यादा है कि वो डायमंड की हार्डनेस के बराबर पहुंच जाती है। ठीक है भाई, ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड के क्या है, कैरेक्टर्स है, प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अंतराकाशी यौगिक क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपको क्या फायदा हुआ, है ना, और उदाहरण क्या है। 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्हाई दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। तो देखो कलर कंपाउंड के लिए हमारा पहला लॉजिक था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई कहता है भाई ये क्या बोलते हैं, ये चीज़ जो है, ये कंपाउंड जो है वो रंगीन है, कलर्ड है, तो हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर आपको डी ब्लॉक याद हो बच्चे है ना, और मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था भाई डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, अब जब संकुल अंकुल बना है तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं। नीचे वाले घर को हम कहते हैं T2G, ऊपर वाले घर को हम कहते हैं EG, और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा O। ठीक है, अब मैं कह रही नहीं मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कलर, कोई भी चीज़ कलर कब दिखती है, लाइट होगी तो दिखेगा, अंधेरे में तो हर चीज़ ब्लैक दिखेगी, है ना। अगर मैं सारी लाइट ब्लैक कर दूं तो आपको ये थोड़ा दिखेगा मेरे ड्रेस का कलर रेड, आपको ब्लैक ही दिखेगा, सब कुछ ब्लैक ही, है ना। तो कलर कब दिखेगा, जब किसी चीज़ पे प्रकाश गिरता है। तो जब लाइट आके किसी पदार्थ पे गिरती है तो वो कुछ रंग तो अवशोषित कर लेता है। तो लाइट, सफ़ेद लाइट थी ना, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनता है, विबग्योर और 7 ही कलर होते, उसमें से कुछ लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। अब जो वो लाइट उसने चुराई है, मान लो वॉयलेट चुराई है, बैंगनी चुराई है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। रेड चुराई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। पूरक रंग वो आपको दिखाई देता है। भाई अगर श्वेत प्रकाश में 7 रंग है तब तो आपको व्हाइट ही दिखेगा, लेकिन एक रंग भी आपने चुरा लिया क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए। रंग चुराया मतलब आपने एक वेवलेंथ चुराई, है ना। फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, hc/λ। कक्षा 11 चैप्टर परमाणु संरचना पढ़ा होगा ना तुमने, तो E = hc/λ, प्लैंक क्वांटम थियरी, है ना। तो एनर्जी है ना लैम्डा, तो लैम्डा मतलब पर्टिकुलर लैम्डा एक कलर से रिलेटेड होता है। तो तुमने तो एनर्जी चुराई, लेकिन वो एनर्जी एक कलर से रिलेटेड थी, है ना। तो जो रंग तुमने चुराया उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिखाई देगा। आई बात समझ में ये, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई क्यों चुराना पड़ा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भाई अकेला है, अकेला इंसान शांति से बैठता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं अकेला तो शांति से नहीं बैठेगा। तो ये कहेगा भाई लाइट के संपर्क में आने दो, है ना, ये वेवलेंथ है ना, लाइट है, और ये एनर्जी कितनी h नहीं। तो ये कहेगा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है ना, मेरी गाड़ी यहाँ है, मुझे यहाँ जाना है, किराया बता दो, एनर्जी बता दो यहाँ से जंप करने के लिए, तो ये डेल O के बराबर है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है T2G से कूद के EG में चला जाएगा। आई बात समझ में, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है बच्चे, ये डेल O के बराबर एनर्जी, इतनी तो उसको एनर्जी चाहिए, इस वेवलेंथ का लैम्डा चुरा लेगा और कहाँ कूद जाएगा, EG में कूद जाएगा। तो भाई ये भी D का भाग है, वो भी D का भाग है, तो D से D में जंप करेंगे तो इसे हम बोलेंगे DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। व्हाट इज DD ट्रांजिशन, तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू EG, T2G से EG कक्षक में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण
जंप करना क्या कहलाता है? तो भाई इसे कहते हैं हम डीडी संक्रमण। बढ़िया, ठीक है, डीडी संक्रमण। अब डीडी संक्रमण से क्या हुआ? चोरी करनी पड़ी। किसकी? प्रकाश से एनर्जी चुराई। तुम भी चुराते, हम भी चुराते, सब चुराते, है ना। धरती पे जीवन ही क्या है? सनलाइट ही तो है। सनलाइट बंद कर दो, सब काम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हर किसी को एनर्जी चाहिए। भगवान दे रहा है, सूर्य भगवान दे रहा है ना एनर्जी, नेचर है ना। तो हम उसे एनर्जी चुरा रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी बेचारा अकेला है, इसने एनर्जी चुराई, ऊपर चला गया। तो जो एनर्जी चुराई उसका कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें दिखेगा। तो भाई कलर की वजह, तो कलर की वजह है डीडी ट्रांजिशन। अब लिखेंगे कैसे? ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, एनर्जी चुराई। तो ठीक है, देखो, संक्रमण तत्वों के वे यौगिक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वे रंगीन होते हैं। बिल्कुल, बात तो सही है ना। कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसी दिमाग घुमा होगा, अच्छा K1O4 में तो होता ही नहीं, K2Cr2 में तो होता ही नहीं, क्रोमाइल क्लोराइड में तो होता ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर कलर तो उसमें भी होता है। होता तो है, थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो चलो, संक्रमण तत्वों के ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दे आर कलर्ड। क्यों? तो बच्चे देखो, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके T2G से कूद जाएगा। कहाँ? Eg। तो T2G से Eg, D से D घर में कूदना, है ना, ऐसे कहते हैं डीडी संक्रमण। और इस वजह से ये रंगीन दिखाई देता है। अब आपको इतना नहीं बताना है कि एक एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिखेगा, इतना वो समझ जाएगा कि अगर कुछ चुराया है तो फिर पनिशमेंट तो आना ही है ना। तो वो कलर लाइट जो है वो व्हाइट नहीं दिखेगी, कलर तो आएगा। आई बात समझ में? ये ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई मैडम KMnO4 की बात कर लो आप। KMnO4 की बात कर लेते। देखो, KMnO4 का स्ट्रक्चर पता है क्या? KMnO4 में क्या होता है? Mn डबल बॉन्ड O, Mn डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, फिर Mn डबल बॉन्ड O और ये O माइनस और K प्लस। दिस इज KMnO4। और ध्यान से देखा जाए तो Mn कितने बंद बना रहा है भाई? तो 2, 4, 6 और 7। तो KMnO4 में Mn 7 बंद बना रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था 7 है। और K2Cr2O7, तो बच्चे K2Cr2O7 स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, CrO Cr करके बॉन्ड्स बनाने, आगे यही पढ़ना है। तो यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 6 है ना। तो 6 ऑक्सीकरण अवस्था है क्रोमियम की। तो क्रोमियम का विन्यास तो वैसे ही था, आर्गन 4s1 3d5। और आप तो कह रहे नहीं भाई क्रोमियम तो +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो आप कह रहे हो भाई ये तो आर्गन बन गया, है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और KMnO4 में भी 7 गए, 25 परमाणु क्रमांक है, 7 चले गए, तो 25 - 7 18 यानी आर्गन। तो Mn+7 भी आर्गन है, वो भी आर्गन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन आपने तो लिखा KMnO4 पिंक होता है, K2Cr2O7 ऑरेंज होता है। बिल्कुल, क्या वजह है? तो वजह याद रखेंगे इसका वजह है चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण, या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लिखा है तब भी ठीक है ना। क्यों कलर है? तो आपको बोलना है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, आवेश स्थानांतरण की वजह से। अब है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हें शब्द याद होना चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पूछे नहीं भाई बता ही दो, तो बता ही दो। देखो तुम्हारे पास O- है ना, तो हम कहेंगे O- तो है ही। ठीक है, तो KMnO4 में Mn क्या करता है? ऑक्साइड से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, चार्ज ट्रांसफर, आवेश ट्रांसफर हो रहा है ना। तो Mn+7 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा? Mn+6। Mn+6 होते ही क्या हो जाएगा? D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और अकेला इलेक्ट्रॉन शांति से बैठेगा नहीं, जंप करता रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कलर तो आएगा, है ना। तो अब Mn इतना ज्यादा प्लस हो चुका है, उसको गुस्सा है यार, पागल समझ के रखा है। 7 बंद मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, उसका मतलब तुम सारे ही छीन के ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओगे? वापस दो। तो ये बेचारे वापस देते हैं, हमारी केमिस्ट्री है, सब लोग ईमानदार है, ठीक है भाई ले ले, नाराज मत हो। तो दे देते कलर इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन आती है, उसको मजा आता है कि हाँ देखो मेरी इतनी चलती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप करता है इस खुशी में, और इस खुशी में जंप करता है, इस वजह से कलर है। तो पिंक कलर है, बड़ा सुंदर कलर दिखता है KMnO4 का। ठीक है, सिमिलरली K2Cr2O7 ये भी क्या मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मैंने सारे ही दे दिए, तो तुम इतने होशियार सारे ही ले लिए, अरे ये क्या बात हुई, वापस दो। तो ऑक्सीजन उसको भी देता, भाई रख ले यार, क्यों नाराज हो रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन है, रख ले। तो ये अपना ही एक इलेक्ट्रॉन पाके खुश हो जाता है ना, हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है, चलो एक तो है। अब उसको जम कराता रहेगा, अब जम कराता रहेगा तो खुशी में क्या होगा? रंग, है ना। खुशी क्या होती है? कलरफुल होती है। ठीक है, तो ये कलर दिखाई देते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड पूछे, टेस्ट भी है तुम्हारे Cl- का, उसका भी कलर, तो उसकी भी वजह यही होती है। आपको सिर्फ एक शब्द ध्यान रखना है, और वो शब्द है चार्ज ट्रांसफर या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण।
इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो और क्या कह रहा है ये, संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के गुण दर्शाते हैं। क्यों भाई संक्रमण तत्व उत्प्रेरक क्यों है? हर बार इन्हीं को काम में ले लेते हो। देखो एक उदाहरण से समझते है ना, इसको एक उदाहरण से समझते। उदाहरण संपर्क विधि। अभी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 4 मेथड दे दिए थे और ऑप्शन था ये, है ना, मैच द कॉलम। संपर्क विधि कौन सी अभिक्रिया संपर्क विधि को दर्शाती है? ठीक है, संपर्क विधि इंग्लिश में लिखते हैं कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, संपर्क विधि कॉन्टेक्ट मेथड में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ठीक है भाई, कॉन्टैक्ट मेथड में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 एज अ कैटलिस्ट बिहेव करता है, उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। क्यों भाई, क्या तकलीफ हो गई इसको? क्यों है ये एज अ कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? तो देखो संपर्क विधि होती क्या है? संपर्क विधि होती है SO2 की क्रिया O2 से कराओ, है ना, SO2 की क्रिया O2 से कराओ। आंसर SO3 होना चाहिए, पर होता नहीं है। SO2 की क्रिया O2 से कराओ बनना चाहिए, वो तो आपकी कॉपी में बन रहा है ना, बना के दो। मैंने कहा था ना, दिखने में अलग होती, ग्राफ में कॉपी में काम अलग दिखता है, ग्राउंड पे जाओ काम अलग दिखता है। कराने बैठो SO2 की क्रिया O2 से कितना ही गर्म कर लो, अभिक्रिया होती नहीं। क्यों? तो भाई नहीं होती, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही इनकी, नहीं अभिक्रिया हो रही, एनर्जी नहीं आ रही रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर तुम यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना, और तुम्हारा आंसर क्या है? SO3। तो तुम कहो क्यों भाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, धन्य भाई अच्छा काम कर रहा है। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है? तो हम कहेंगे कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। ऐसा क्या करा इसने, ऐसा कर ही क्या लिया जो ये आपस में रिएक्ट कर नहीं रहे थे और इसने ऐसा क्या कर लिया? अभी भी तो तुम आंसर तो यही है ना SO3, अभी भी मिल तो SO2 और O2 ही रहा है ना, तो फिर इसने ऐसा क्या किया? तो देखो एक्चुअल जो चीज़ है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। देख के तो क्या लगा SO2 O2 से मिल गया होगा, इसने पैचअप करवा लिया, हाँ भाई तुम दोनों बात कर लो, आंसर SO3। लेकिन ऐसा नहीं है ना, SO2 O2 की शक्ल ही पसंद नहीं करता। SO2 कह रहा है मेरे को तो ऐसे बात ही नहीं करनी, मेरे को तो पसंद ही नहीं है, मैं तो नहीं बनाऊंगा SO3, है ना। SO2 O2 V2O5 से बात कर लेता है, V2O5 कहता है अच्छा ठीक है यार इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं तो अच्छा लगता हूँ चलो, है ना। तो V2O5 अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है, ले लेगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे O2 पसंद नहीं है, V2O5 पसंद है, कोई टेंशन नहीं। तो SO2 क्या करता है, V2O5 से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, और ये बन गया V2O4। ठीक है, अब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 5 है, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 4 है, क्या ही फर्क पड़ता है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो हमारी वैसी होती, तो ये भी बन गया और ये मध्यवर्ती बन गया, है ना। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेते हैं। संक्रमण तत्व क्रियाकारी अणु से क्रिया करके मध्यवर्ती यौगिक बना लेते हैं। क्यों बनाते भाई मध्यवर्ती, है ना। तो हम कहेंगे इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, इनके फर्क ही नहीं पड़ता 4 में जा रहे हैं कि 5 में जा रहे हैं कि 3 में जा रहे हैं, सब चला लेते हैं। ठीक है, हालांकि मध्यवर्ती इनके ज्यादा रुकते नहीं, है ना। तो SO3 तो बन ही गया। अब ये V2O4 क्या करता है, इसको छोड़ देता है और V2O4 इस ऑक्सीजन के पास जाता है कि भाई इसको तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये वापस क्या बना लेता है, V2O5। ठीक है, तो अब तुम्हें बात समझ में आई, है ना। तो अब इसको फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो यहीं तो पहुंचोगे तुम कि SO3 V2O5 की उपस्थिति में क्या बनाता है, SO2 V2O5 की उपस्थिति में क्या बनाता है, SO3 ना, V2O4 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो कुल मिला के अभिक्रिया तो यही हुई ना, SO2 प्लस हाफ O2, आंसर क्या हुआ, SO3। ठीक है, बात समझ में आई। तो हुआ क्या, तो भाई आपके जो संक्रमण तत्व हैं ये थोड़ा स्मार्ट है। स्मार्ट है मतलब ये एक तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते, मध्यवर्ती यौगिक बनाते, ये बात कर लेते। अच्छा ये दोनों जो है आपस में बात नहीं करते। जैसे तुम देखो ना, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है ना, प्रॉपर्टी डीलर देखो ना, रियल एस्टेट बोलते हैं आजकल, वो क्या करता है कि ये कस्टमर है उसको पता है और ये सेलर है उसको भी पता है, लेकिन ये दोनों आपस में ना बात नहीं कर पाएंगे, डील नहीं कर पाएंगे। तो इंटरमीडिएट बीच में आता है ना, वो कस्टमर को पकड़ता है, सेलर को पकड़ता है, भाई तुम इस प्रॉपर्टी को कितने में बेचना चाहते हो, अच्छा ठीक है इतना इतना नहीं, इतना तो नहीं मिलेगा, मार्केट रेट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं, उसको सेट करता है। ठीक है, वो मान जाता है, चलो यार तू ही दे दे। फिर इसको पता है कि क्या है, बायर कौन है, खरीदार कौन है, उसको पकड़ता है। फिर उसको तारीफ करता नहीं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फलाना है, ढिमका है, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इतने में मिलेगी, है ना। तो उसने डील करवाई, जो डील डायरेक्ट हो सकती थी वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही थी, है ना। उसको लगे मैं इसे डायरेक्ट जाके नहीं बोलूंगा
कि मैं अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ और उसको भी लग रहा है मैं डायरेक्ट से नहीं खरीदूंगा, मुझे तो आदमी पसंद नहीं, तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहे, है ना। तो डीलर क्या कर रहा है, बीच में उन दोनों की बात करवाता है, ठीक है। उसका जो कमीशन है वो एक अलग चीज़ है। सिमिलरली इसने भी क्या किया कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं मत करो, बीच में आके ये इनका काम करके चला गया और नया कंपाउंड बन गया। आई बात समझ में। तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं, किसी भी देखो 2 वजह, एक तो रिक्त डी कक्षक है, मध्यवर्ती बनने के लिए एक तो बीच में आपको क्या करते हैं बॉन्ड बनाने होते हैं, तो खाली कक्षक हमारे पास है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि कुछ भी नया बनाओगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, ये कहेंगे हमारे फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये क्रियाकारी अणु से क्रिया करके इंटरमीडिएट बनाते हैं, मध्यवर्ती बनाते हैं। मध्यवर्ती आपका अनस्टेबल है और खट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में। तो संक्रमण तत्व क्रियाकारी अणु से क्रिया करके पहले मध्यवर्ती बनाएंगे, मध्यवर्ती अस्थायी होता है और वो बाद में उत्पाद में बदल जाता है। अब ये ऐसे करते ही क्यों हैं, तो इनका तो नेचर है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था है। तो अब ये 4 में आए, 3 में आए, 2 में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ साथ इनमें रिक्त डी कक्षक क्या है, उपस्थित है, इसलिए भी कोई ज्यादा वेरिएशन आना नहीं, कोई फर्क पड़ना नहीं। बात समझ में आ गई, है ना। तो एक तो ये वजह है। अब देखो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दो जिनमें संक्रमण तत्व उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। वो रिएक्शंस बता दो जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, एक सेकेंड बच्चों, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है भाई। चलो अब वो रिएक्शंस बताएं, तो पहले हम ले लेते हैं हेबर प्रोसेस, हाबर विधि, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हेबर प्रोसेस, हाबर विधि। ठीक है। अब हेबर प्रोसेस क्या है, तो हेबर प्रोसेस है नाइट्रोजन गैस की क्रिया। नाइट्रोजन है गैस होती है, इसमें क्या बताऊं, है ना, हाइड्रोजन गैस से करा दो। आंसर जो है दैट इज अमोनिया। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करा दो और अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे आपके पास 2 चीजें, एक तो आयरन है, एक मॉलिब्डेनम है। तो भाई आयरन यहाँ पे उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, और ये उत्प्रेरक प्रमोटर है। प्रमोटर को क्या बोलते हैं, मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाता है, ठीक है। मैं इसको प्रमोटर लिखती हूँ, शायद वर्धक बोलते होंगे, ठीक है। तो ये प्रमोटर है, तो होंगे एफी, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, और ये दोनों तो इसी फैमिली के, डी ब्लॉक की, ठीक है। फिर देखो एक बहुलीकरण अभिक्रिया, एक कैटलिस्ट है बच्चे आपके पास, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नाउ व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या है, तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक है आपका ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, R3Al, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम तो आपका डी ब्लॉक का ही। तो बच्चे जब एथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करना होता है ना, एथीन का हमें क्या करना है, बहुलीकरण। तो एथीन का बहुलीकरण करके हमें पॉलीथीन बनाना होता है, तो हमारा उत्प्रेरक है, क्या है, तो वो उत्प्रेरक है जिगलर नाटा उत्प्रेरक, और इसके लिए R3Al प्लस TiCl4। तो ठीक भाई, हेबर प्रोसेस भी हो गया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी हो गया, 2 हो गए। और बताओ, तो तुम सोचो, एक 11th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, वनस्पति तेल, है ना, वेजिटेबल ऑयल में क्या कर रहे, हाइड्रोजन गैस पास कर रहे, है ना। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास कर दो तो वनस्पति घी, वेजिटेबल घी बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है ना। यहाँ आपका जो कैटलिस्ट होता है दैट इज निकल, Ni, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये चीज हो सकती है, तो हमें ये भी डी ब्लॉक कर, ठीक है। और भी है हमारे पास, जैसे कि अगर तुम क्या करो,
वेजिटेबल ऑयल में हो गया। एक बच्चा आएगा तुम्हारे पास ना, ओस्टवाल्ड मेथड है ना, ओस्टवाल्ड मेथड, ओस्टवाल्ड विधि, ठीक है। पहले ये पता होना चाहिए ओस्टवाल्ड मेथड किससे रिलेटेड है। तो ओस्टवाल्ड मेथड इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल निर्माण में आपको चाहिए क्या, तो आपका विधि का नाम क्या है, तो हम कहेंगे ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड। कैसे बनाना है भाई नाइट्रिक एसिड, तो देखो अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन से 4NH3 + 5O2 है ना, प्लैटिनम की जाली, प्लैटिनम गॉज, याद रखना, बैलेंस इक्वेशन याद रखनी है, 4NH3 + 5O2। तो बस अब तुम बैलेंस कर लो, वाटर मॉलिक्यूल कितने निकल रहे हैं बाहर निकाल दो, तो हम कहेंगे 4 तो NO बना लेते है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन कितने हैं 12 है ना, तो 6 वाटर बना लेते, बैलेंस्ड आई थिंक, ठीक है। तो ओके 4NH3 5O2 हमारा आंसर हो गया भाई, क्या 4NO और +6H2, तो हम कहेंगे ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, तो हम कहेंगे भाई यहाँ प्लैटिनम उत्प्रेरक है। एक और आता है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये भी आपका यूज होता है, और ये आपका क्या होता था, क्लोरोट्रिस, धातु तो इसका रोडियम है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन समझे ना, PPH3, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम फर्स्ट। तो रोडियम भी तो आपका इसी फैमिली का है, डी ब्लॉक का ही तो है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जहां डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, तो हम कहेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सारी विधियां बताओ जी, हाबर विधि आयरन था, जिगलर नाटा एथीन का बहुलीकरण था, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे वनस्पति घी बनेगा, ठीक है। और ओस्टवाल्ड विधि क्लियर है, संपर्क विधि मैंने पहले ही बता दी, विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए है ना। तो यहाँ संक्रमण तत्वों के गुण सारे खत्म, प्रॉपर्टीज सारी खत्म। अब हम बढ़ेंगे चुंबकीय, चुंबकीय गुण मतलब गुण नॉर्मल तो सारे पढ़ लिए है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लो चुंबकत्व। फिर हमारे पास है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7, उनको डिटेल में पढ़ना है, उनको बनाने की विधियाँ, उनकी रासायनिक अभिक्रिया। फिर डी ब्लॉक पूरा खत्म, फिर एफ ब्लॉक, मेरे हिसाब से 2 क्लास में एफ ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल ले देके 3 से 4 क्लासेस रहेंगी, आपका डी एंड एफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इस बार बहुत जल्दी कराया है, इस बात पे लाइक तो बनता है, और एक की जगह 2 शेयर भी बनते हैं, तो 2 बार शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टार्टिंग, बाय बाय।